सबसे पहले आज हम आपको यह बताएंगे कि गलवान पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वालों की भारत और पाकिस्तान में कैसे जय जयकार हो रही है और भारतीय सेना का समर्थन करने वालों की हमारे देश में ट्रोलिंग हो रही है। खास बात यह है कि ऋचा चड्ढा को सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान से मिल रहा है। कल फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भारतीय सेना के समर्थन में एक ट्वीट किया था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कनाडा का नागरिक बताकर उनकी ही ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन यही लोग उस समय बिल्कुल खामोश रहते हैं जब उसी कनाडा में रहने वाले अलगाववादी खुलेआम खालिस्तान की मांग करते हैं। एक और खास बात यह है कि भारतीय सेना और हमारे शहीदों पर फिल्में बनाकर हजारों करोड़ रुपए कमाने वाला बॉलीवुड इस पूरे मामले पर चुप है। बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार अक्षय कुमार के अलावा बाहर नहीं निकला। आपको याद होगा कल जब हमने इस खबर का विश्लेषण किया था तो इस दौरान मैंने आपसे यह कहा था कि इस खबर को लेकर हमारे मन में दो विचार हैं। पहला ये कि हम इस खबर को दिखाएं ही नहीं क्योंकि ऋचा चड्ढा कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री नहीं है, लेकिन दूसरा विचार यह था कि क्योंकि यह खबर भारतीय सेना के अपमान पर है इसलिए हमें टुकड़े टुकड़े गैंग का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है और भारत से नफरत करने वालों का जो पूरा इकोसिस्टम है वो तमाम लोग अब अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं और इनमें पाकिस्तान भी है। यानी ऋचा चड्ढा एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक विचारधारा है और उस विचारधारा को समर्थन करने वाला एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम आज पूरा की पूरा बाहर आ चुका है, आप सबके सामने है। पाकिस्तान ने अब इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय सेना के खिलाफ ही दुष्प्रचार शुरू कर दिया और करे भी क्यों ना। और पाकिस्तान की एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है हम न्यूज, उसने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि ऋचा चड्ढा ने भारत की सेना को आईना दिखाया तो भारत के कट्टरपंथी लोग उनका ही विरोध करने लगे और अब उन्हें भारत में निशाना बनाया जा रहा है। यह पाकिस्तान की प्रेस लिख रही है, आपके सामने देख लीजिए उर्दू में क्या लिखा हुआ है और नीचे उसका हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद भी आप पढ़ सकते हैं। सो पाकिस्तान का मीडिया यह लिख रहा है कि भारत की एक अभिनेत्री ने भारतीय सेना को आईना दिखा दिया और उसकी वजह से भारत के ही कट्टरपंथी लोग उसके पीछे पड़ गए। इससे पहले आपको मैं जो ये समझ में आया होगा कि इस टीम में सिर्फ भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बल्कि इसमें अब पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा का खुला समर्थन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा ने भारत की सेना को आईना दिखाकर बहुत बहादुरी का काम किया है और ऋचा चड्ढा ने गलवान को लेकर कड़वा सच लिखा है, इसलिए भारत के लोग इसे पसंद नहीं कर रहे। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना का अपमान करने के बाद ऋचा चड्ढा की पाकिस्तान में जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई है और वहां के लोग खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही भारतीय सेना का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान को असल में ऐसे ही लोगों की हमेशा तलाश रहती है। अब किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो ये है कि दुश्मन को वो पहचान सके। हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सब जानते हैं, और वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक भी मौका छोड़ेगा नहीं। लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या जो इसी देश में रहकर हमारे ही देश की सेना का अपमान करने पर तालियां बजाते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश का पासपोर्ट है, इसी देश के नागरिक हैं, यही कमाते हैं और फिर इसी देश की सेना का अपमान करते हैं और कहते हैं कि ऋचा चड्ढा ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आज दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं जो आज आपको जानने चाहिए। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आए और दूसरा ये कि अभिनेता अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के जिस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और इस मामले में भारत की सेना पर गर्व करने की बात कही थी, उस बयान के लिए उन्हें दिन भर आज सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे देश के खास वर्ग ने अक्षय कुमार को ही इसका विलेन बना दिया। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। सेना का अपमान करने वाली ऋचा चड्ढा को इस देश में तालियां मिल रही हैं, लेकिन सेना का समर्थन करने पर भारत के एक बड़े फिल्म स्टार का विरोध हो रहा है और इनमें जो सबसे ज्यादा जो ऋचा चड्ढा का समर्थन कर रहे हैं वो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने आज अपने एक ट्वीट में अक्षय कुमार के लिए लिखा कि एक विदेशी से भला हम अपनी सेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने।
ऐसा उन्होंने लिखा। और उनका इशारा है क्योंकि अक्षय कुमार कनाडा के सिटीजन है, वहां के नागरिक है, इसलिए अक्षय कुमार हमें हमारी सेना पर कोई उपदेश नहीं दे सकते। यानी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें भारत के मामले में अपनी राय नहीं देनी चाहिए, उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रही है। लेकिन आज हमारा उनसे सवाल यह है कि जब उसी कनाडा में रहने वाले बहुत सारे अलगाववादी भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान बनाने की मांग खुलेआम करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी के ये नेता कहां चले जाते हैं? क्या तब एक बार भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने यह कहा है कि कनाडा में रहने वाले अलगाववादियों को यह जरा भी अधिकार नहीं है कि वो भारत के मामले में हस्तक्षेप करें और वहां बैठकर वो ये तय करें कि खालिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा? इस पर कांग्रेस पार्टी हमेशा खामोश हो जाती है। इन झंडों पर कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं बोली, इन झंडों का उन्होंने एक बार विरोध नहीं किया। ये सब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम खालिस्तान वालों की, ये भी कनाडा में ही रहते हैं, ये लोग भी कनाडा के ही नागरिक हैं। लेकिन जब ये खालिस्तान की मांग करते हैं तो हमारे देश के ये नेता चुप रह जाते हैं। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अक्षय कुमार कनाडा के हैं तो फिर सोनिया गांधी किस देश की हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इसी देश के लोग सवाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को, ऐसे नेताओं से जो अक्षय कुमार को तो विदेशी बता रहे हैं, लेकिन अपने नेतृत्व पर उनकी नजर नहीं पड़ रही, या कह लीजिए कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पर उंगली उठा सके। अक्षय कुमार भारत के एक बड़े फिल्म स्टार हैं, वो इसी देश में रहते हैं, इसी देश की सरकार को टैक्स देते हैं, इसी देश में काम करते हैं, इसी देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा का नागरिक होते हुए भी वो भारत की सेना का पूरा सम्मान करते हैं, उनके राष्ट्रवाद में कोई कमी नहीं है, उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ऋचा चड्ढा जैसे लोग कौन हैं? इन लोगों के पास इसी देश की नागरिकता है, भारत की, इसी देश का पासपोर्ट है, इसी देश में रहते हैं और भारतीय सेना इनकी और इनके परिवारों की भी रक्षा करती है। लेकिन इसके बावजूद ये भारत को नीचा दिखाते हैं और अपनी ही सेना का मजाक उड़ाते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा है। आज आप सबको यह बात जरूर सोचनी चाहिए कि आखिर जब भी कोई भारत का विरोध करता है, कोई भी ताकत भारत का विरोध करती है, कोई भी ताकत भारतीय सेना का अपमान करती है, तो उसे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन क्यों मिलता है? कांग्रेस पार्टी की एक और नेता है जिनका नाम है नगमा, आप इनके बारे में जानते होंगे, ये बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और आज उन्होंने भी ऋचा चड्ढा के समर्थन में एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि ऋचा चड्ढा ने सेना का अपमान नहीं किया, बल्कि सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पीओके को वापस लेने का जो बयान दिया है वो राजनीतिक था, और जब सेना का राजनीतिकरण हो जाए तो उसे इस तरह की टिप्पणियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये एक ट्वीट लिखा था कर्नल अशोक कुमार सिंह ने, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। ये कोई ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो अपने नाम के सामने तो कर्नल लगा रहे हैं, लेकिन कर्नल लगाकर अपने नाम के सामने भारतीय सेना का ही अपमान कर रहे हैं। और दुख है इस बात का कि ऐसे लोग भी भारतीय सेना में शायद काम कर चुके हैं और आज अपने आप को कर्नल कहकर बुलाते हैं और अपनी ही सेना का अपमान करते हैं। इनके ट्वीट पर नगमा ने लिखा क्वाइट राइट। वो इस पर लिखती हैं कि इसमें जो भी कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है, यानी नगमा इसे समर्थन दे रही है। बड़ी बात यह है कि आज जब हमने भी नगमा से बात की तो उन्होंने हमें भी यही कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और वो गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और वो ये भी कहती हैं कि इससे पहले हमने कई बार देखा है कि भारतीय सेना के बड़े अफसरों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, यानी उन्हें इस बात की बड़ी तकलीफ है कि भारतीय सेना का कोई जवान या कोई अफसर बीजेपी को ज्वाइन कर ले तो उन्हें तकलीफ है। लेकिन यही लोग जब कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं तब इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो पॉलिटिकल नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में आते हैं या जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल हैं जो बीजेपी में आ जाते हैं। और नगमा ने क्या कहा है सुन लीजिए आप। मैंने तो एक वेटरन को सेकंड किया, आर्मी वेटरन को सेकंड किया, तो मुझे नहीं लगता कि
उसमें अगर मेरे कुछ सवाल है दिमाग में तो वो वाजिब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आर्मी और अपने आर्मी के अगेंस्ट अपने आर्मी को मॉक कर रही हूँ। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है, देश के लिए बलिदान कौन करते हैं? हमारे सेना के जवान ना। कम से कम इतनी तो तमीज हम में रहे कि उनके बलिदान का हम सम्मान करें, उन पर व्यंग न करें, उन पर इस तरह के हम हल्के वक्तव्य न दें। अब हैरानी की बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही ये बहुत सारे नेता ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़ों में देखना चाहते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी यह बताना चाहते हैं कि भारत वैसे बिल्कुल नहीं जुड़ेगा जिस तरह से वो इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भारत नहीं जुड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह समझना होगा कि भारत ऋचा चड्ढा जैसे लोगों का समर्थन करने से कभी नहीं जुड़ेगा। जो सेना का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करने से भारत नहीं जुड़ने वाला। भारत पैदल यात्रा करने से भी नहीं जुड़ने वाला। भारत राहुल गांधी के दाढ़ी बढ़ाने से भी नहीं जुड़ेगा। भारत एक राजनीतिक यात्रा में सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधने से भी नहीं जुड़ेगा, और ना ही इस देश को वीर सावरकर का अपमान करके या सोशल मीडिया की हेडलाइंस और रैलियों से जोड़ा जा सकता है। असल में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए जितने भी प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम प्रयास असल में देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का ही काम करते हैं। देश तब जुड़ता है जब उस देश की सेना का अपमान करने वाले लोगों का एक मत से सभी पार्टियों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग विरोध करें। देश तब जुड़ता है जब भारत को नीचा दिखाने वाले लोगों की खुलकर आलोचना की जाए हर पार्टी की तरफ से। देश तब जुड़ता है जब उसे जोड़ने की मंशा हो, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं में यह मंशा कहीं से भी नजर नहीं आती। आप खुद सोचिए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसमें भारत देश का क्या हित है? इसमें सिर्फ कांग्रेस का हित है। हो सकता है कांग्रेस को कुछ और वोट मिल जाएं, हो सकता है राहुल गांधी लोकप्रिय हो जाएं, लेकिन भारत के लिए इसमें क्या है? और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए क्या सिर्फ वोट जोड़ना चाहते हैं? इसलिए अगर राहुल गांधी वाकई में भारत को जोड़ना चाहते हैं तो आज हम उन्हें एक चुनौती देते हैं। वो ये कि उन्हें तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और अपनी पार्टी के उन तमाम नेताओं का खुलकर विरोध करना चाहिए जिन्होंने भारतीय सेना का अपमान करने वालों का साथ दिया है। राहुल गांधी अगर वीर सावरकर को कायर बताने के लिए लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो उन्हें भारत को जोड़ने के लिए भी आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें वो उन लोगों की आलोचना करें जो भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। सोचिए, गलवान पर हमारे ही देश के लोग भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हैं, इससे चीन के मनोबल पर क्या फर्क पड़ता होगा, पाकिस्तान के मनोबल पर क्या फर्क पड़ता होगा, और ये सब कुछ हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। आज एक बड़ा सवाल बॉलीवुड को लेकर भी है, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े लगभग सभी फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर इस पूरे घटनाक्रम पर चुप बैठे हुए हैं। एक आदमी बाहर नहीं निकला और उन्होंने भारतीय सेना के इस अपमान पर एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये लोग बाकी मामलों में भी ऐसा ही करते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर मामला ऐसा हो जिसमें ये लोग अपने भारतीय होने पर या हिंदू होने पर शर्मिंदा हो सकते हैं और खुद को सेक्युलर दिखा सकते हैं, तो ऐसे मामलों में ये लोग तुरंत बाहर निकल आते हैं। तुरंत अलग अलग मंचों से इनकी आवाजें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 2018 में जब जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक गैंगरेप हुआ था 8 साल की बच्ची का, तब बॉलीवुड के ही ये तमाम बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां प्लेकार्ड लेकर सामने आ गए थे, ये कहते हुए कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। देखिए, मुझे हिंदुस्तानी होने पर भी शर्मिंदगी है और आई एम अशेम्ड, ये कहकर ये प्लेकार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन भारतीय सेना को लेकर आज इनमें से एक व्यक्ति, एक स्टार खुलकर सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आया है, सिवाय अक्षय कुमार के। और अक्षय कुमार भी जब निकले बाहर तो उनकी भी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। और इन प्लेकार्ड के साथ
तब ऋचा चड्ढा ने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। लेकिन आज जब उन्होंने सेना का अपमान किया है तो बॉलीवुड में सन्नाटा छाया हुआ है। आपको याद होगा, ये वही ऋचा चड्ढा हैं जिन्होंने एक बार वाघा बॉर्डर पर जो हमारी सेना ड्रिल करती है उसका भी मजाक उड़ाया था। उस समय ऋचा चड्ढा ने लिखा था कि अगर कहीं पर कोई सर्कस है तो सबसे बड़ा सर्कस है वाघा बॉर्डर पर होने वाली सेना की ड्रिल। नोट करने वाली बात यह है कि वही अभिनेता और अभिनेत्रियां जो हमारे शहीद जवानों के ऊपर फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों में अभिनय करके बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं, शहीदों का रोल निभाकर सुपरस्टार बनते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया बॉलीवुड कमाता है भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं पर फिल्म बनाकर। ये हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, ये हमारे असली सैनिकों की भूमिकाएं निभाकर अपने आप को बड़ा स्टार बना लेते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। लेकिन जब उसी भारतीय सेना का मजाक उड़ाया जाता है तब ये सारे लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। और शायद इसी वजह से भारत के लोग बॉलीवुड को आज देश विरोधी ताकतों का सबसे बड़ा केंद्र मानने लगे हैं और बॉलीवुड की फिल्मों का हमारे देश में अब सबसे ज्यादा विरोध होता है। बॉलीवुड को बार बार बहिष्कार करने की कॉल दी जाती है। आपने देखा होगा, अक्सर अब जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है बॉलीवुड की तो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगता है। क्या कारण है उसका? उसका यही कारण है कि बॉलीवुड का असली रंग और चरित्र लोगों ने देख लिया है और इस पूरे मामले ने बॉलीवुड को एक बार फिर से बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आज अगर बॉलीवुड को अपनी विश्वसनीयता को दोबारा लेना है, वापस पाना है, तो बॉलीवुड को खुलकर बाहर आना पड़ेगा। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, जिनकी बात लोग सुनते हैं, हालांकि वो नकली हीरो हैं, लेकिन इन नकली हीरोज को भी बाहर निकलना होगा और बताना होगा कि ये भी देशभक्ति में विश्वास करते हैं। हालांकि यहां हम अक्षय कुमार के साथ अनुपम खेर और एक और एक्टर के मेनन की हिम्मत की जरूर आज तारीफ करना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय सेना का साथ दिया है, समर्थन दिया है। और ऋचा चड्ढा के बयान को इन सभी एक्टर्स ने शर्मनाक बताया है। तो यह हिम्मत अक्षय कुमार ने दिखाई, अनुपम खेर ने दिखाई और के मेनन ने भी यह हिम्मत दिखाई है। इसलिए आज आपको इन कलाकारों को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ यही 3 कलाकार ऐसे हैं जो हिम्मत के साथ बाहर आए हैं। बाकी कुछ लोग और भी हैं, जैसे विवेक अग्निहोत्री ने भी इनकी आलोचना की है, उनकी भी आज हम तारीफ करना चाहते हैं। अब आपको यह दिखाते हैं कि ऋचा चड्ढा ने सेना का जो मजाक उड़ाया और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनका समर्थन किया, उसका असर क्या है। ये तस्वीरें गुजरात के नर्मदा जिले से आई हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। और बीजेपी का कहना है कि यह रोड शो देश का मूड बता रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी समझना नहीं चाहती। आप भी इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें आपको गुजरात चुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से आज उसका एक संकेत आपको दिखाई देगा। और गुजरात चुनाव की बात जब हो ही रही है तो आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी असल में ऐसे नेताओं से घिरी हुई है जो ठीक चुनाव से पहले अपना ही नुकसान कर लेते हैं, जो सेल्फ गोल कर लेते हैं। चुनाव का मौसम है, गुजरात में चुनाव होने ही वाला है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वाली सेना के साथ जाकर खड़ी हो गई है, उस टीम के साथ जाकर खड़ी हो गई है जो भारत विरोधी है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को यह समझ में ही नहीं आ रहा कि वो एक ऐसे देश में चुनाव कैसे जीत पाएगी जिसकी अपनी सेना की वो आलोचना कर रहे हैं। और ये काम करके उन्होंने गुजरात के चुनाव में बीजेपी को एक बहुत जबरदस्त बढ़त दे दी है। इससे बीजेपी का ही फायदा होने वाला है और पूरी तरह से जो ध्रुवीकरण होता है चुनाव से ठीक पहले, वो गुजरात में भी आपको दिखाई देगा और बॉलीवुड में तो पूरा ध्रुवीकरण हो ही चुका है। इसलिए ये काम करके असल में कांग्रेस पार्टी ने अपना ही नुकसान किया है और बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दे दिया है। अब बात गुजरात की हो ही रही है, अभी हमने आपको अमित शाह का रोड शो दिखाया, अब आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं जिस पर राजनीति हो रही है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां 22 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए एक रोड शो करने के लिए आए थे।
लेकिन इस दौरान उनके रोड शो में कितनी भीड़ थी वो आप इन तस्वीरों में खुद देखिए। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। ये भगवंत मान का रोड शो है गुजरात में, जिसमें गाड़ियां ज्यादा हैं और लोग कम हैं। देखिए, फिर से देखिए, भगवंत सिंह मान। लेकिन ये हाथ किसको हिला रहे हैं, वेव किसको कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सड़क पर तो लोग हैं ही नहीं, और जो लोग हैं भी वो शायद इनको पहचान नहीं पा रहे। लोग बड़े हैरानी में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अचानक से कौन आ गया, ये है कौन जिसके पास इतना बड़ा काफिला लेकर ये बीच सड़क से गुजर रहा है और कोई लोग ही नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी का पक्ष ये है कि भगवंत मान के रोड शो में उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और पार्टी की तरफ से इस रोड शो का एक नया वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप कुछ लोगों को देख सकते हैं। बाद में इसी रोड शो को ठीक किया गया, लोगों को बुलाया गया और फिर यह नया वीडियो जारी किया गया। ये भी देख लीजिए आप। क्या चाहता है? बोला जी चेंज। मैंने कहा चेंज कौन है? बोले जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस क्यों नहीं? कहता जी कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज बन गई है, वो तो बिकते हैं। तो रिपोर्टें आ चुकी हैं, सब गुप्त रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं। आम आदमी पार्टी तो आज हमने अपनी गुजरात की टीम से इन तस्वीरों की सच्चाई जानने की कोशिश की, तो हमें यह पता चला कि भगवंत मान के रोड शो में उस दिन वाकई में लोग नहीं पहुंचे थे। लेकिन बाद में जब यह फ्लॉप शो हुआ तो इसके बाद 50 से 100 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के झंडे लेकर आए और फिर इस रोड शो की इस तरह से तस्वीरें ली गईं ताकि इसमें झंडे ही झंडे दिखाई दें, और एक ऐसा वीडियो बनाया गया जिसमें ऐसा लगे कि वहां पर बहुत भीड़ थी, जबकि सच्चाई यह है कि इस रोड शो में लोग सिर्फ उन 4-5 गाड़ियों के साथ ही चल रहे थे जो भगवंत मान के काफिले में थी, और शुरुआत में ये लोग भी वहां पर नहीं थे। तो गुजरात का मूड हमने बता दिया आपको। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अब हम आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में तो जरूर पता होगा, आपने उनका बड़ा नाम सुना होगा। आपने अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर, इन सब के बारे में स्कूल में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, इनकी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। इनके नामों पर हमारे देश में बहुत सड़कें भी हैं। लेकिन क्या आप लचित बोरफुकन के बारे में जानते हैं? फिर से सुन लीजिए, क्या आप लचित बोरफुकन के बारे में जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम आज पहली बार हमसे ही सुना होगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि लचित बोरफुकन भारत के एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब की 80,000 सैनिकों की फौज को एक निर्णायक युद्ध में हरा दिया था, तो शायद आप इसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों में मुगल बादशाहों को सिर्फ महान शासक के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन जिन योद्धाओं ने उन्हें हराकर अपने राज्यों की रक्षा की, अपनी भूमि की रक्षा की, उनके नाम का जिक्र तक हमारे इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपको लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर उनकी शौर्य गाथा के बारे में बताना चाहते हैं। आज उनकी 400वीं जयंती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका जिक्र किया है और कहा है कि भारत के लोग आज तक वही इतिहास पढ़ते आए हैं जो गुलामी के दौर में एक साजिश के तहत लिखा गया, लेकिन अब यह परंपरा बदली जा रही है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में
साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता?